Assalamu alaikum students, वेलकम टू द क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम इनामुर रहीम है और क्रेसेंट कॉलेज में मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो ACCA के पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है आपका MA1, इसको मैं देख रहा हूँ जैसे कि हमारी आज की जो क्लास है वो MA1 के लिए है। इसके बाद अगला जो पेपर आता है वो है MA2, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। और इसके साथ साथ जो है FMA का जो एक पेपर है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि जो ये सर हैं जो हमें पढ़ाने आए हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि माशाल्लाह मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और बहुत सारी क्वालिफ़िकेशंस को मैंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ाया है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑब्वियसली जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो क्वालिफ़िकेशन है, जिसमें ACCA को मैंने पढ़ाया है, जिसके अंदर मैंने CIMA को पढ़ाया है जो UK की क्वालिफ़िकेशन है। इसी तरह मैंने ICAW को पढ़ाया है और साथ साथ मैंने CFA को भी पढ़ाया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। अब जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली पाकिस्तान में मेरा तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और पाकिस्तान से जो बाहर है वो 10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 8000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा माशाल्लाह मैंने पढ़ाए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी होती हैं वो मैंने कंडक्ट करवाई हैं। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा एक तो इंट्रोडक्शन का सेशन होता है, जो पहला दिन होता है उसमें हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में अच्छे तरीके से उसको समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो MA1 का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, इसका आगे रेलिवेंट पेपर कौन सा बनता है ACCA के अंदर। तो वो थोड़ा सा रोड मैप हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट का जो नाम है और इस पेपर को पास कैसे किया जाएगा, उसकी टेक्निक्स क्या होंगी। तो इसके अंदर हम फर्दर जो बात करते हैं वो सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे। तो हमारा जो पेपर है और पेपर का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हमने समझना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल डिप्लोमा है FD, जो कि बच्चे मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद शुरू करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो पेपर्स हैं वो 7 पेपर हैं। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे MA1 है, उसके बाद आपने MA2 पढ़ना है और उसके बाद आपने FMA पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक और पेपर है जी FA1, उसका जो एडवांस पेपर है वो FA2 और उसका जो एडवांस पेपर है वो है FFA। और इसके बाद एक अलग सा सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं FBT। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने पेपर हो गए? 7। अब MA1, MA2 और FMA ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये रेलिवेंट हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सेकंड ब्लॉक में बता रहा हूं, ये जो पेपर हैं ये हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड पेपर्स। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स हैं और ये जो है पेपर, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी या बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर। ये पेपर है जी मैनेजमेंट रिलेटेड या मैनेजमेंट स्टडी से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बिजनेस और टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो ये टोटल मिला के 7 पेपर हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है और ये क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जैसे हर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि केमिस्ट्री अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जो साइंसेस का सब्जेक्ट है उसकी भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। इसी तरह अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है जिसकी आगे फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो एक जो ब्रांच है अकाउंटिंग की वो हम कह सकते हैं कि जी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारे पास 3 मेन ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजुअली हम इकट्ठे पढ़ते हैं, इसलिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ये वाली जो स्ट्रीम है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स की स्ट्रीम है। यानी कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कॉस्ट अकाउंटिंग इस ब्रांच को, इन 2 ब्रांचेस को बेसिकली डील करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इन पेपर्स को मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। बाकी जो पेपर हैं, ये FA1, FA2, FFA, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रीम है, ये आप अलहदा से अपने डिफरेंट टीचर से पढ़ेंगे, और FBT का जो पेपर है वो भी आपके अलहदा से टीचर्स उसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये तो थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन, जो फाइनेंशियल डिप्लोमा के अंदर जो हमारे पेपर्स हैं उनकी स्ट्रीम और उसकी हमारे पास रेलिवेंस। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, आगे चलते हैं कि ये जो फाइनेंशियल डिप्लोमा है आगे वो किस लेवल पे ACCA में कहाँ पे करके इसका जो नॉलेज है वो कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा या कहाँ पे जाएगा। तो अगर हम MA1 हमने पढ़ा हुआ है, उसके बाद MA2 पढ़ा हुआ है, उसके बाद FMA पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद हम मूव करेंगे ACCA के स्किल्स लेवल पे। ACCA का जो स्किल लेवल है वहां पे हमारा एक पेपर है जिसका नाम है PM, इसको हम पहले बोलते थे PF5, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है। ये एक कंपलसरी पेपर है जी, जो आपने पास करना ही करना है। कोर पेपर बोल रहे हैं, कंपलसरी पेपर बोल रहे हैं। और उसके बाद उसका जो एडवांस पेपर है जिसको हम बोलते हैं APM या P5 पहले बोलते थे, ये एक ऑप्शनल पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो लिहाजा जिस बच्चे ने 3 पेपर कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पढ़े होंगे, उसको आगे चल के स्किल्स लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए कि उसकी बेस इतनी ज्यादा बनी होगी कि उसको कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इतनी ज्यादा फाउंडेशन नॉलेज उसका स्ट्रांग होगा कि उसको यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिहाजा हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो बच्चा 3 सब्जेक्ट पढ़ता है उसकी बेस क्या होगी, और जो बच्चे सीधे ACCA में आते हैं वो सिर्फ FMA का पेपर पढ़ते हैं, एक ही पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो यहां पे आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो FD की क्वालिफिकेशन है, फाउंडेशन डिप्लोमा की जो क्वालिफिकेशन है, वो कितनी ज्यादा हेल्पफुल है आपके ACCA के अंदर। अब हम थोड़ा सी बात करते हैं जी सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, इसलिए कि हमारी पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है, हमारा पेपर ऑफ डिस्कशन जो है वो है MA का पेपर, MA1 का पेपर। और यहां पे हम बात करेंगे जी अपने सब्जेक्ट के बारे में कि हमने सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं आज। MA1 इसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 2 अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो पेपर का ओवरव्यू लेना है कि हम पेपर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जो बच्चे को अपने सब्जेक्ट का नाम पता है और उसको उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, जो उसके नाम से वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डिराइव कर सकता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। यूजुअली हम ACCA के अंदर कोड्स यूज करते हैं जी, MA1 का पेपर पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूँ, MA2 है जी, FMA का भी जी पेपर है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चीज का पता नहीं होता कि वो जो पेपर का नाम है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या बता रहा है कि हमने क्या स्टडी करना है। तो लिहाजा यहां पे हमारे पास 2 नाम हैं, 2 वर्ड्स हैं जी, एक है मैनेजमेंट का और दूसरा वर्ड है इंफॉर्मेशन का।
मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजमेंट कौन करता है? तो ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है वर्ड से टू मैनेज समथिंग, कि आप किसी चीज को जब कुछ मैनेज करते हैं तो उस काम को करने को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। जैसे अक्सर औकात आप समझते हैं, आप सुनते हैं कि जी इवेंट मैनेजमेंट, जी एक शादी ब्याह है और वहां पे हम इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस शादी के इवेंट को मैनेज कर रहे हैं। वहां पे हम देख रहे होते हैं कि जी जो बंदा फ्लावर डेकोरेशन कैसी होगी, जी दूल्हे की गाड़ी कहां से सजवाएंगे, तो वो हम सारा क्या कर रहे होते हैं? उसके अंदर उस इवेंट को मैनेज या ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि हम उस इवेंट को कैसे लेके चलेंगे, कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको एंड करेंगे। तो लिहाजा जब हम इवेंट को ऑर्गेनाइज या हम उसको लेके चल रहे हैं तो हम उसको देख रहे होते हैं कि जी कैसे हमने उस इवेंट को मैनेज करना है, तो हम ये बोलेंगे इसको इवेंट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं या उनके बिजनेस अफेयर्स को हैंडल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और इसके लिए डिफरेंट मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे आपके पास मैनेजर है जी, आईटी का मैनेजर है जी। जो आईटी के मैनेजर साहब हैं वो क्या करेंगे? वो आईटी के मैटर्स को हैंडल करेंगे। जैसे कोई वाईफाई का मसला आ गया, कोई आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया, कोई आपको सॉफ्टवेयर का मसला आ गया सिस्टम के अंदर, या आपको कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम आ गया, तो आप आईटी मैनेजर साहब से रजू करेंगे और वो आपके उस मसले को हल करेंगे। इसी तरह वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आईटी का कोई प्रॉब्लम बिजनेस में ना आए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईटी के हवाले से होती है। इसी तरह आपके प्रोडक्शन मैनेजर साहब होते हैं जी। अब प्रोडक्शन मैनेजर साहब क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि चीज़ों को कैसे बनाया जाए, उसकी क्वालिटी क्या होगी। अगर हम अपनी क्वालिटी को बेहतर करते हैं तो हमारी कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, हमारी चीज़ों की लागत तो नहीं कहीं बढ़ जाएगी। तो वो मैनेजर साहब जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, चीज़ों को बनाने से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसको देख रहे होते हैं कि कितनी यूनिट्स हमने बनाने हैं, आज हमारे पास कितने डिफेक्टेड यूनिट्स आ गए, खराब यूनिट्स आ गए जिसको हमने ठीक करना है। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर साहब क्या करते हैं जी, जो कि हमारा एक रेलिवेंट रोल बनता है। फाइनेंस मैनेजर साहब देख रहे होंगे मनी मैटर्स को, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को जो पैसे का लेन देन है उनके मैटर्स को कैसे डील किया जाए, तो वो फाइनेंस मैनेजर साहब होंगे। इसी तरह हमारे पास एचआर मैनेजर साहब का क्या रोल होता है? वो कौन से बिजनेस मैटर्स को देख रहे होते हैं रिलेटिंग विद लोगों की हायरिंग, लोगों की फायरिंग, लोगों को ट्रेन करना, लोगों के इंसेंटिव्स देखना, तो वो सारे एचआर मैनेजर्स साहब इन मैटर्स को हैंडल करेंगे। इसके अलावा सेल्स मैनेजर साहब या मार्केटिंग मैनेजर जो सेल्स को देखते हैं कि जी कैसे हम अपनी सेल्स को, अपनी चीज़ों को बेचने से हम कितना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं या कहाँ से हम अपने पैसे कमा सकते हैं सेल करने के हवाले से, तो ये सेल्स मैनेजर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें मैनेजर्स को अपॉइंट करने की या मैनेजमेंट को अपॉइंट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि देखें, अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उस बिजनेस में ऑनर हैं तो आप हर एरिया ऑफ बिजनेस को अच्छे तरीके से जानते हैं या आप उसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है कि ऑनर्स को क्या करना पड़ता है, बाय द वे, कि ऑनर्स जो हैं वो मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को अपॉइंट करेंगे जो कि उनके बिहाफ के ऊपर काम करेंगे और उनके लिए काम करेंगे और देखेंगे कि हम जो मैनेजमेंट है वो ऑनर्स के पैसे को कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे ऑनर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट को जो उन्होंने उसमें सरमाया लगाया है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये काम किसका है? मैनेजमेंट का है। वो इसीलिए, जैसे मैंने शुरू में बताया,
वो इसीलिए कि मैनेजर्स जो हैं, जो ओनर्स हैं, दे आर नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन एवरी एरिया ऑफ द बिजनेस। तो लिहाजा उस लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए हम किनको अपॉइंट करते हैं? मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। तो ये जो वर्ड है मैनेजमेंट का, ये तो हमने सीख लिया। अगर आपका कोई सवाल यहां तक है तो आप पूछ लें। लें जी, अब हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन क्या चीज है जी? इंफॉर्मेशन को हम यूजुअली बोलते हैं मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा। अब डेटा क्या चीज है? डेटा कैन बी एनी रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स। वो इंफॉर्मेशन, इन अदर वर्ड्स, जो कि कोई मीनिंग नहीं रखती, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। जब हम उसके अंदर कोई मीनिंग ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन बन जाएगी। उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देंगे। अगर मैं कहता हूं कि जी बारिश हो रही है, अब आपको क्या पता बारिश कहां पे हो रही है, कितने मिलीमीटर्स में बारिश हुई है, और उस बारिश से नुकसान क्या हो सकता है? उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई मीनिंग नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। अगर मैं कहूं कि जी लाहौर में बारिश हो रही है, पिछले आधे घंटे से बारिश हो रही है, इतने एमएम बारिश हो गई है, और उसकी वजह से कहीं पे सैलाब भी आ सकता है, तो लिहाजा आप केयरफुल हो जाएं और अपनी ये जो फ्लड की वार्निंग्स हैं उसकी जारी होगी हुई है, तो आप अपने आप को जरा सेव कर लें। तो वो क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन बन जाएगी। अब यहां पे इन दोनों का ताल्लुक आपस में क्या बनता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट, इनका आपस में क्या ताल्लुक बनता है। अब दोबारा से वापस चलते हैं मैनेजमेंट के हवाले से। तो जैसे हमने मैनेजमेंट को देखा कि जी मैनेजमेंट इज अपॉइंटेड बाय द ओनर्स, और मैनेजर्स जो हैं वो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके डिफरेंट होते हैं। अब जब हम मैनेज करते हैं किसी चीज को, या मैनेजर्स जो हैं वो जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें वो 3 काम करते हैं। एक काम है जी प्लानिंग का, दूसरा काम है डिसीजन मेकिंग का, और तीसरा जो काम है वो है जी कंट्रोल का। इसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल भी बोलते हैं, या कंट्रोल बोल रहे हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अब प्लानिंग, वो किस चीज की प्लानिंग कर रहे होंगे मैनेजर्स? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें, तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या प्लान कर रहा होगा? वो ये प्लान कर रहा होगा कि मैंने कल कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, या अगर मेरे पास कोई डिफेक्टिव यूनिट्स आ गए हैं तो मैंने उसको कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि जी हम A+ क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे, या हम जो है AAA+ क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे, या हम अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, या हम अपनी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो यहां पे करेंगे, इस एरिया में करेंगे जहां पे हमें चीपर होगा। तो वो आने वाले वक्त के बारे में क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। इसको हम एस्टिमेशन भी बोलते हैं, इसको हम फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, जो दूसरा रोल है। दूसरा रोल क्या है? कि डिसीजन मेकिंग करना। डिसीजन मेकिंग क्या है? कि आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जिसको आप अवेलुएट करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके सामने एक ऑप्शन है कि क्या मैं ए प्रोडक्ट बनाऊं या बी प्रोडक्ट बनाऊं। अब इसमें मुझे चूज करना है कि कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए फिजिबल होगी। तो हम डिसाइड करते हैं कि जी वी विल गो फॉर ए प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कि यार उसकी लागत कम होगी या उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। कम लागत में हम बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो लिहाजा ये क्या होगी? ये डिसीजन मेकिंग है, जिसमें आप चूज कर रहे हैं बेस्ट ऑप्शन को या बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आफ्टर एवेल्युएटिंग कि जी क्या हमारे लिए बेहतर है। उसके बाद हम बात करते हैं जी कंट्रोलिंग की। कंट्रोल क्या होता है? कि अगर कोई चीज
आपकी खराब हो रही है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, अब आप उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कम से कम करेंगे कि जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कोई गलतियां हो गई हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिहाजा मैनेजमेंट करते हुए 3 तरह के हम काम कर रहे होते हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो ये जो वर्ड है मैनेजमेंट का हमने ओवरव्यू लिया। अब बारी आती है इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली एज अ मैनेजर, जब आप एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपने ये भी तो देखना है कि मुझे प्लानिंग करते हुए मुझे किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की या डाटा की जरूरत होगी। जैसे कि मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैंने एक क्वालिटी मटेरियल बनाना है, प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। इंफॉर्मेशन के बगैर आप प्लानिंग नहीं कर सकते। इसी तरह ऐसे ही है कि आपने अगर मैट्रिक किया है तो उसके बाद अगर आप प्लान करें कि जी मैंने ACCA करना है, तो ऑब्वियसली आप डिफरेंट कॉलेजेस में जाएंगे और वहां पे आप जब अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे जो कि आपको बेहतर हेल्प करेगी प्लानिंग करते हुए फ्यूचर के बारे में। इसी तरह अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि ए बनानी चाहिए या बी बनानी चाहिए, या हमारे जो बाहर कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं जो इसी प्रोडक्ट में डील करते हैं उनकी क्या क्वालिटी है, वो किस क्वालिटी पे चीज बना रहे हैं। जैसे कि सैमसंग और एप्पल आपस में एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, सो दे विल डिसाइड, दे विल गेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग ऑल्सो विद द कंपेटिटर कि जी हमारे कंपेटिटर कैसे वो चीज को बना रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग करते हुए भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अदरवाइज एज अ मैनेजर्स या मैनेजमेंट हम बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर अंजाम नहीं दे सकते। तीसरे नंबर पे कंट्रोल करना है जी आपने। कंट्रोल करने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो ये जो हमने 2 वर्ड सीखे हैं, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, कि जी मैनेजमेंट को कैसे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट को कैसे किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे या किस किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन देंगे, चाहे वो नंबर्स की इंफॉर्मेशन हो, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को देंगे ताकि वो बेहतर तरीके से ये काम सर अंजाम दे सकें। तो ये एक रिलेशनशिप है, ये एक ओवरव्यू था सब्जेक्ट के नाम के हवाले से कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है। अब जब हम इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे, तो ऑब्वियसली जब हमने मैनेजमेंट को सीखना है तो उससे पहले हमें बिजनेस को सीखना पड़ेगा, बिजनेस को पढ़ना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस को कैसे रन या मैनेज किया जाता है, जिसके अंदर मैनेजर्स अपना काम, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ले जी, अब हम इस पेपर के कुछ फॉर्मेट को देखते हैं और कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमने पढ़ने हैं और कहां से हमने अपनी तैयारी जो है उसको स्टार्ट करना है, कैसे हम उस पेपर को लेके चलेंगे और तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी कि इस पेपर का फॉर्मेट क्या है। इस पेपर के अंदर एग्जामिनेशन फॉर्मेट क्या है। तो इस पेपर के अंदर हमारे पास 50 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दी जाएंगी। 4 ऑप्शंस भी हो सकती हैं, 4 ऑप्शंस भी हो सकती हैं, कुछ आपको ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मिक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, MCQs। आपने कुछ भी इस पेपर में लिखना नहीं है। बाय द वे, जो फाइनेंशियल डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट्स की मैंने लिस्ट बनाई थी शुरू में, वो सारे पेपर्स MCQs बेस्ड ही हैं। हर MCQs के 2 मार्क्स हैं जी। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स। अब इस पेपर को पास करने के लिए हमें कितने मार्क्स की जरूरत है? पास मार्क्स क्या हैं जी? 50%। यहां पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा। 50% पास, 50% जिस बच्चे ने लिए पास, 49 जिस बच्चे ने लिया वो फेल कंसिडर होगा। यहां पे कोई ग्रेस मार्किंग का या नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी कि ड्यूरेशन क्या है एग्जाम का। हमारा ये जो पेपर है ये है जी 2 आवर्स का। 2 आवर्स मींस 120 मिनट्स। 120 मिनट्स का मतलब कि जी अगर हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 100, तो हमें हर एक मार्क के लिए कितने मिनट्स दरकार होंगे। फॉर एवरी 1 मार्क क्वेश्चन हमारे पास 1.2 मिनट्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा वो कितने मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए, 2.4 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो ड्यूरेशन की भी हमने बात कर ली। 2 घंटे का पेपर, 50% पासिंग, 50 MCQs। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इसका एग्जाम फॉर्मेट है, कोई टेक्निकल फॉर्मेट नहीं है कि जी आपके डिफरेंट सेक्शन हैं, उन सेक्शंस के अंदर फर्दर सब सेक्शंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हम बात करते हैं जी कि इस पेपर के अंदर सिलेबस क्या होगा और पेपर नजर कैसे आएगा हमें। ठीक है, तो हाँ जी, यहां पर जी स्टूडेंट्स, अब हम जरा देखते हैं कि हमारा जो पेपर है उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये कैसे वो पेपर जो है वो हमें नज़र आएगा जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे। तो उसके लिए हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं MA1 स्पेसिमन एग्ज़ाम। तो जो पहला लिंक आपके सामने खुलेगा वो है जी MA1 स्पेसिमन एग्ज़ाम का, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो हम अब इस वेबसाइट पे आ गए हैं जिसका नाम है accaglobal.com। अब ये जो वेबसाइट है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपकी जितनी भी क्रेडेंशियल्स की जो डिटेल्स है या आपके जितने भी पेपर्स पास होंगे ACCA, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अपनी ACCA के साथ, तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो इधर आ जाएंगी, और उसको आप बाद में लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो आप अपने जो डिटेल्स हैं या अपनी जितनी भी क्या कहते हैं आपके पेपर्स हैं पास हुए हुए, आप सारी डिटेल्स, या आपकी सब्सक्रिप्शन कब ड्यू है, वो सारी अपनी लॉगिन में जाके आप देख सकते हैं। तो लिहाजा हम जाते हैं जी MA1 स्पेसिमन एग्ज़ाम के अंदर। इस पर क्लिक किया तो उसे टाइम लगता है, वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें जो फर्स्ट स्क्रीन आपको नज़र आ रही है वो आपकी फॉर्मेट की जो मैं डिस्कस कर रहा था कि पेपर का नाम आ गया यहाँ पे, एग्ज़ाम नेम। ये भी आपने मेक श्योर करना है कि आप जो पेपर दे रहे हैं वो आपका सही पेपर में आप बैठ रहे हैं या नहीं। तो या आपने गलती से कोई और पेपर तो नहीं बुक करवाया हुआ, लेकिन इसमें गलती के चांस बहुत कम होते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा जो पेपर तो हो MA1 का लेकिन वो उसने बुक करवाया हो FA1 का। तो नाम वही है जी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, टाइम अलाउड 2 आवर्स, पासिंग मार्क्स 50%। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो आपको एक रेड साइन का बटन नज़र आ रहा है, जिसको अगर आप करेंगे नेक्स्ट तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि आपने इस पेपर में नेविगेशन कैसे करनी है, कैसे आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे या पिछले क्वेश्चन पे कैसे मूव करेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करें तो आप नेक्स्ट करें तो आपके सामने अगली स्क्रीन शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो भी क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो वो सर्कल्स आपके फिल अप हो जाएंगे। ये भी हम देख लेंगे कि कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आगे चल के। उसके बाद हम चलते हैं जी स्टार्ट एग्जाम करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने ये पहला क्वेश्चन जो है वो नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इसमें से आपने किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है इसके मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे आपके वो नजर आ रहे हैं जी 0 of 2 मार्क्स, और यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है 2 आवर्स। अब काउंट डाउन चल रहा है, यहाँ पे आपका जो टाइम है वो कम होता चला जा रहा है। तो 1 hour 59 मिनट्स रहते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने में। उसके बाद अगर आपने अपनी प्रोग्रेस देखनी है कि कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं या कितने रहते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि डिफरेंट सर्कल्स में क्वेश्चंस को बताया जा रहा है
कि अगर आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, लेट्स सपोज कि जी मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका मैं आंसर ये सी ऑप्शन चूज करता हूं जो कि गलत है। क्योंकि ये डेमो है इसलिए यहां पे वो आपको सही और गलत साथ साथ बता रहा होगा, क्योंकि सैंपल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे गलत सही साथ साथ बता रहा है, लेकिन रियल एग्जाम के अंदर आपको साथ साथ ये नहीं बताएगा। आपको फाइनल जब रिजल्ट आपके हाथ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप पास हैं या फेल हैं और आपके मार्क्स कितने आए। तो यहां पे हमने ये अटेम्प्ट तो किया लेकिन हमने रॉन्गली अटेम्प्ट किया। अब मैं देखता हूं कि मेरी प्रोग्रेस क्या रही, मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, ये सर्कल फिल अप हो गया, लेकिन बाकी जो सर्कल हैं वो अभी फिल नहीं हुए, ब्लैंक के ब्लैंक हैं, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं ये। अब हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और लेट सपोज कि इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा। मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने पढ़ा, मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको फ्लैग कर दूंगा। यहां पे एक छोटा सा फ्लैग का साइन आ जाएगा, मैं फ्लैग लगा दूंगा ताकि मैं इस क्वेश्चन को बाद में रिव्यू कर सकूं। तो लिहाजा मैंने फ्लैग कर लिया। अब मैं देखता हूं कि मेरी प्रोग्रेस क्या है। मेरी प्रोग्रेस इस वक्त क्या है कि जी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को फ्लैग किया हुआ है, ये अभी तक अटेम्प्ट नहीं हुआ, इसको मैं रिव्यू करूंगा फिर मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो इसको हम फ्लैग्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। उसके बाद जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूं, उसको मैं लगा लेता हूं जी, इसका आंसर कर देता हूं जी लेट सपोज के पहली ऑप्शन, ये इसको डी ऑप्शन कर देता हूं, और ये जो क्वेश्चन है ये भी मेरा गलत है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूं, इसको मैं सी कर देता हूं ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। अब मैं देखता हूं कि मेरी प्रोग्रेस क्या है। मेरी प्रोग्रेस ये है कि मैंने क्वेश्चन 1 हैंडल कर लिया, सॉल्व कर लिया, तीसरा कर लिया और चौथा कर लिया। अभी बाकी क्वेश्चन मेरे अनसॉल्व्ड हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी, लेट सपोज कि अब मैंने क्वेश्चन 4 के बाद मैंने सीधा क्वेश्चन देखना है कि जी मेरा क्वेश्चन नंबर 26 कैसा है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये क्वेश्चन 26 मुझे दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 26 है जो आप जिसमें है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूं और मैं नेक्स्ट कर देता हूं। तो अब यहां पे प्रोग्रेस में जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 26 भी आपने सॉल्व कर लिया, इवन दो कि इट इज रॉन्गली बीन डन, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो चुका है। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब यहां पे एक साइन है जिसको एग्जिट साइन बोलते हैं। अब मैं लेट सपोज मेरा सारा पेपर 100% कंप्लीट हो गया, अब मैं यहां से आउट होना चाह रहा हूं, पेपर कंप्लीट करना चाह रहा हूं, तो मैं इस एग्जिट को दबाऊंगा और वो मुझे बताएगा कि अभी तक आपने 46 क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड हैं, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं, और एक आपने फ्लैग लगाया हुआ है, आर यू श्योर यू विश टू एग्जिट। आपसे दोबारा पूछा है कि आप श्योर हैं, तो यहां पे एक साइन आ रहा है यस का या नो का। तो अगर आप यस करते हैं तो वो आपको फौरन बताता है कि जी आपने इस पेपर में कितना टाइम स्पेंड किया और आपका रिजल्ट 0% है और आपकी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है। तो ये हमारा एक रियल काइंड ऑफ द पेपर, यानी कि हमें बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा जब हम एग्जाम सेंटर में जाएंगे। यहां तक अगर आपको कोई सवाल है एग्जाम फॉर्मेट के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। लें जी, अब हम बात करते हैं थोड़े सी सिलेबस के हवाले से कि हमने पढ़ना क्या है, हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। बाय द वे, हम सिलेबस पे डिस्कस करने से पहले छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सामने ये कुछ किताबें हैं जो हमने ACCA में जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बेहतर तैयारी के लिए। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो कैपलन पब्लिशिंग की किताबें हैं जो हम यूज़ करेंगे। और अगर आप इसके स्टार्ट में देखें तो आपको इसके स्टार्ट में एक तो चैप्टर्स नज़र आ रहे होंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है जिसके अंदर आपको डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है जी, जो पहला सेक्शन है जो हमने कवर करना है, सेक्शंस के अंदर फर्दर सब टॉपिक्स होंगे जो हमने कंप्लीट करने हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है ए सेक्शन, जिसके अंदर है जी नेचर पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेक्शन बी के अंदर हम पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इनके नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। तीसरे नंबर पे जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद रिकॉर्डिंग कॉस्ट, और आखिरी जो सेक्शन है वो है जी स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है वो 5 सेक्शंस पे डिवाइडेड है। अब ये जितने भी सेक्शंस हैं इसके नीचे अंदर सब टॉपिक्स हैं। जब हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अपना सिलेबस तो ऑटोमेटिकली हर चीज कवर हो जाएगी। अब ये जो सिलेबस है क्या हमें 100% कंप्लीट करना है? यस ऑफ कोर्स, हमें ये 100% कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है। हम इसके अंदर कोई चीज स्किप नहीं कर सकते, कोई चीज छोड़ नहीं सकते, कोई ऑप्शनल एरिया नहीं है। सो सारे के सारे एरियाज हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और हमारे टीचर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सारे हमारी कोशिश यही होती है कि हम 100% सिलेबस कंप्लीट करें, और करना ज़रूरी भी है, इसलिए कि क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, सेक्शन ए से भी आ सकते हैं, सेक्शन डी से भी आ सकते हैं, किसी भी सेक्शन से आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे एक तो 100% कंप्लीट करना है, 100% सिलेबस कवरेज होनी चाहिए, साथ साथ हमारे हर टॉपिक 100% इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हो या अनइंपॉर्टेंट हो। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम ये जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर हम कैपलन की किताब के हवाले से बात करें तो हमारे पास टोटल 11 चैप्टर हैं जिसमें ये सारा के सारा सिलेबस कवर होगा। 11 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है जो हमने कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं थोड़े से रिसोर्सेज की, कि पढ़ेंगे कैसे, तैयारी कैसे करेंगे पेपर की, और उसके बाद एंड पे हम बात करेंगे एग्जाम की टिप्स और टेक्निक्स की, कि हमने इस पेपर को पास कैसे करना है। जी, तो हमारे सामने जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हमने यूज करने हैं। पहले नंबर पे तो जी आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, जो कंसाइज या शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो आपने जिनसे कॉन्सेप्ट लेना है, अंडरस्टैंड करना है, और इन नोट्स के अंदर कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होंगी, वो हम सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे क्विज़ेस होंगे जो एज एन असाइनमेंट में आपको दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हम यूज करेंगे मटेरियल्स, वो हमारी कैपलन की टेक्स्ट बुक होगी। कैपलन की टेक्स्ट बुक, जैसे कि मेरे हाथ में अभी जो किताब है वो कैपलन की टेक्स्ट बुक है, जिसके अंदर सारा टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं, साथ साथ कुछ आपको एमसीक्यूज भी दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, एग्जांपल्स दी होंगी, जिससे वो आपको समझाएगा टॉपिक को। तो कैपलन की जो टेक्स्ट बुक है, जिसको हमने 100% कंप्लीट करना है, वो आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपने बुक रीडिंग करनी है। तीसरे नंबर पे हम यूज करेंगे मटेरियल जो कि कैपलन की किट होगी, एग्जाम किट, जिसके अंदर आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इसके अलावा हम जो चौथे नंबर पे कुछ अगर आपको अदर मटेरियल्स प्रोवाइड करने हैं या कोई और स्टफ देना है प्रैक्टिस के लिए, अदर मटेरियल्स, वो भी हम देंगे। और साथ साथ जो आपके टेस्ट वगैरह या क्विज़ेस वगैरह होंगे, वो क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन बैंक का हिस्सा ही होंगे, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो हमने स्टडी मटेरियल के बारे में भी बात कर ली, जो हम ये यूज करेंगे। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी मटेरियल आप ऑनलाइन जो अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल करें, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई आपके टीचर उसको रेफर करते हैं, इसलिए कि बहुत सारे सोर्सेज इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं वो आपके रिलायबल नहीं हैं।
अब एंड पे हम बात करते हैं जी कि इस पेपर को पास कैसे किया जाए, क्या क्या टिप्स या टेक्निक्स हैं, कैसे हम इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं एग्जाम टिप्स की या टेक्निक्स की। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो टिप है वो है पंक्चुअलिटी की, कि बच्चे आपने अपनी क्लास में पंक्चुअल रहना है। अगर आप कोई भी क्लास मिस करोगे तो आपको अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे आपने अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनसे पूछें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएं। जो गाइडेंस आपको टीचर्स दे सकते हैं वो आपके दोस्त नहीं दे सकते। कई दफा ये होता है कि बच्चा अपना कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने दोस्त से पूछा होता है कि यार ये इधर मुझे बताओ कि कैसे हैंडल होगा, ये कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो जो टीचर्स हैं जो कि माशाल्लाह एक्सपीरियंस होते हैं इस फील्ड के अंदर, आपके पेपर में उनका तजर्बा होता है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी 100% सिलेबस कवरेज, जैसे मैंने शुरू में बताया सिलेबस जो है वो 100% कवर होना चाहिए, आप कोई चीज स्किप नहीं कर सकते। चौथी टिप वो क्या है जी, टाइम मैनेजमेंट। वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर ज्यादातर बच्चे ना पढ़ने की वजह से फेल नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे मेहनत करके एग्जाम की चूंकि फीसेस भरी होती हैं, पाउंड्स में पैसे दिए होते हैं, तो लिहाजा वो मेहनत करते हैं ताकि उनका पेपर पास हो जाए। लेकिन जब वो फाइनली पेपर में जाते हैं तो उनसे उस पेपर को हैंडल नहीं किया जाता। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपके पास 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2.4 मिनट्स हैं। अगर आप इससे ज्यादा एक क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो पेपर है कुछ क्वेश्चंस आपके अनआंसर्ड रहेंगे। उसके बाद जो आखिरी जो टिप है वो ये है कि जी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा और बहुत सारी टिप्स हैं, टाइम टू टाइम मैं आपसे शेयर करता रहूंगा क्लास के अंदर, कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही चांसेस हैं कि आप उस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करोगे। अब यहां पे एक और सवाल बच्चों के जहन में आता है कि सर क्या ये पेपर सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है, क्या हमें क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, नंबर्स के साथ डील करना है? ऐसा नहीं है। तो हम जब प्रैक्टिस करें कि हमें थ्योरी के भी क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी टेस्ट होंगे और नंबर क्वेश्चंस भी टेस्ट होंगे। थ्योरेटिकली भी आपको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, फॉर एग्जांपल 50 में से 20 क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने किताब अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा ये 5 आपकी टिप्स है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।